स्वागत करते हैं आपका पुनः अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो बच्चे आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 2019 का सेट 1 मैथमेटिक्स का मॉडल सेट के लिए। तो चलिए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द रोस्टर फॉर ऑफ द सेट ए। यहाँ देखिए बच्चे, यह जो सेट है यह सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। बच्चे आपको मालूम होगा कि सेट को हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, तो हमें रोस्टर फॉर्म को पता करना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि हम ऑल मेंबर्स के सेट को एक ब्रैकेट के अंदर में सेपरेट कर देते हैं, और ध्यान देना है कि जो चीज़ एक बार से ज़्यादा बार आया है उसे सिर्फ एक बार ही काउंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास BETTER दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा हमारा, एक बार B यूज हुआ है, E यूज हुआ है, T यूज हुआ है और R यूज हुआ है। तो BETR जो कि हमारे सेट नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 1 2 3, और इससे हमें पूछ रहा है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में विद्यमान है। तो देखें तो दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, तो 1 2 3 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है a यूनियन b डैश। अब देखिए बच्चे, ए यूनियन बी डैश, आप डिमॉर्गन्स लॉ भी पढ़े होंगे। तो ए यूनियन बी का जो डैश होता है वह होता है ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, यानी कि यह क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन ऑफ ए इक्वल टू 32, एन ऑफ बी इक्वल टू 28, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50, देन फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड करना है। तो बच्चे आप जानते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो वैल्यू आपके पास है सब वैल्यू को रख दीजिए। एन ऑफ ए यूनियन बी का 50 दिया हुआ है, एन ऑफ ए का 32 दिया हुआ है, एन ऑफ बी का 28 दिया हुआ है, और एन ए इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड आउट करना है। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 50 प्लस कितना हो जाएगा 32, यानी कि 60 माइनस 60 हो जाएगा ना, माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ से आया -10 यानी कि माइनस माइनस कट गया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे मिलेगा 10। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है x प्लस 2 कॉमा 4, और वहाँ पर रो दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल है, बस कुछ करना नहीं है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 2, यानी कि क्या मिल जाएगा मुझे 2 माइनस 2 हो गया मुझे 0, और इधर है 4 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब देखिए x की वैल्यू 0 मिली थी, तो यहाँ क्या होगा x में जब वैल्यू को हम 0 रखेंगे तो सारे चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या कर देगा 0, यानी कि x का 0 y का आ गया 4, 0,4, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी में है 0,4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a इक्वल टू 2,3, b इक्वल टू 4,5, c इक्वल टू 5,6। अब पहले देखिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, पहले हम b इंटरसेक्शन c को निकाल लेते हैं। देखिए b में 4 5 है और यहाँ 5 है, यानी कि क्या मिला मुझे 5। अब a देखिए a कितना है मेरे पास 2,3, और इसका क्रॉस कर देना है किसके साथ, 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2,5, और फिर क्या हो जाएगा 3,5। अब देखिए 2,5 3,5 कौन सा में है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2,5 3,5। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन फाइंड f2। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब मुझे f2 निकालना है, तो f2 इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यानी कि कितना मिल जाएगा 8। हमारे ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 8। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर
8 पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एफ एक्स द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1। यदि यहाँ क्या, अगर हम इस बात में यहाँ पर जो सवाल है इसको हम समझते हैं तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर वैल्यू जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए और रियल नंबर दैट मस्ट बी क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर माइनस में हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब है कि एफ एक्स तभी सिर्फ डिफाइन होगा इस कंडीशन के लिए जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए। यानी कि इसका जो डोमेन होगा 1 to कहाँ तक हो जाएगा, इंडिफिनिट तक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180। तो 5 3 8 9x इज इक्वल टू 180 काट देंगे कितना आ जाएगा 20। तो ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट तो हमारा 5x यानी 5 × 20 कितना हो जाएगा 100, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 100 डिग्री। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 7/24 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए बच्चे, tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/24। tan थीटा को आप जानते हैं p/b लिखते हैं, हमको h निकालना होगा क्योंकि अभी साइन और cos की जरूरत है। तो h निकालने के हम क्या करते हैं, p² जोड़ b²। अब देखिए p मेरे पास 7 है, b हमारे पास 24 है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम पता करते हैं h की वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का हो गया 576, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ गया 625 यानी कि कितना हो जाएगा 25। अब ये 25 हमारा h का वैल्यू आ गया। बच्चे एक बात याद रखेंगे कि आप पढ़े होंगे, उसमें याद होगा आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो tan थीटा और cot थीटा आपका पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, p/h, और p की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7 और h की वैल्यू कितनी है 25। अब चूंकि ये जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में tan और cot की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आती है, बाकी सभी की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। जबकि cos थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 24/25, ये भी यहाँ थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये भी क्या हो जाएगा -24/25। अब जो सवाल कह रहा है हमसे साइन थीटा माइनस cos थीटा, वैल्यू को हम रख लेते हैं साइन थीटा के जगह पर -7/25 और -24/25, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +25, यानी कि -7 + 24 घटा देंगे कितना आ जाएगा 17/25, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए में है 17/25। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। बच्चे हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि वो सभी पास मतलब ऊपर नीचे में cos थीटा से हम डिवाइड करते हैं, यानी cos 20 डिग्री से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हम आपको tan थीटा का एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। चलिए उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री बटा में cos 20 डिग्री। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 1 तो बचेगा। साइन और कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आप जानते हो tan थीटा होता है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर आप बच्चे पेन पेपर पर लिख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए। tan 20 डिग्री अपॉन 1 + tan 20 डिग्री। अब बच्चे एक काम करना है, ये 1 है तो देखिए आप बच्चे एक फार्मूला पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा आपको, tan a माइनस बी का मैं लिख दे रहा हूं। जब आप tan a माइनस बी का फार्मूला पढ़ोगे बच्चे तो आपको याद होगा वहां फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा टर्म आया है वह tan a माइनस बी के फॉर्म में हो जाए। अब देखिए तो 1 माइनस tan 20 आया था, 1 को तो हम बच्चे tan 45 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। तो tan 45 माइनस tan 20 लिख सकते हैं ना, अपॉन 1। अब देखिए बच्चे मेरे पास क्या आया था, tan 20 आया था, 1 + tan 20। हम अपना मन से tan 45 यहाँ लिख देते हैं। क्यों tan 45 लिखेंगे तो tan 45 की वैल्यू भी क्या हो जाती है 1, और आप जानते हो कि 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज वही रह जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, tan a माइनस tan b बटा 1 + tan a इंटू tan b। आप फार्मूला भी देखे थे, उसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, सीधे से tan a माइनस b, यानी 45 घटाओ
20। अब जब tan 45 माइनस 20 हो जाएगा कितना हो जाएगा tan 25 डिग्री। tan 25 डिग्री जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए में है। 11 का tan 25 डिग्री सभी को समझ में आ रहा होगा ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अच्छा बच्चे हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। अच्छा हम दो कॉस 2 थीटा ऊपर में है साइन 2 थीटा। हम लोग देखें साइन 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कॉस 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम इन्हीं दो फार्मूला का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे बच्चे 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा। अब देखिए ये साइन थीटा से ये कट गया यानी कि मेरे पास क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप तो जानते हैं क्या होता है टेन थीटा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर देखेंगे ऑप्शन कौन सा होगा टेन थीटा। नंबर डी आपका इसका आंसर होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू √3 इफ x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan x इज इक्वल टू √3 और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। तो सीधे सीधे आप बस इतना याद रखिए कि √3 किसका वैल्यू होता है tan के किसका वैल्यू होता है तो रेडियन के फॉर्म में आप जानते हैं π/3। बस इसका आंसर हो गया π/3 जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी π/3। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2। बच्चे इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना tan x प्लस cot x को हम लिख सकते हैं 1/tan x और +2 है जो बराबर के उस तरफ है इस तरफ ले आएंगे तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ नहीं तो बटा में एक कर सकते हैं इस सब का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो tan x यानी कि tan स्क्वायर x हो जाएगा +1 -2 tan x इज इक्वल टू 0। ध्यान देखिए इसे आप 1 को 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं यानी कि ये लिखा हुआ हो सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस tan x को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास है tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x प्लस 1 जो कि आप जानते हैं फार्मूला होता है tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह। अब आप चाहें स्क्वायर तो इसके पर खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा tan x इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। अब 1 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि ये क्या है tan x के 1 का वैल्यू आप जानते हैं tan 45 हो जाता है tan 45। अब बच्चे आप फार्मूला पढ़े होंगे आपको याद होगा कि वहाँ फार्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। tan थीटा इक्वल टू जब tan अल्फा हो तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू आती थी n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पर क्या हुआ tan x इज इक्वल टू tan π/4 यानी कि अल्फा की जगह पर क्या है आपका π/4। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस अल्फा की जगह पर क्या मिल गया π/4 जो कि आपके 14 का ऑप्शन नंबर कितना में है ऑप्शन नंबर ए में है ऑप्शन नंबर ए में है x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 4। देखिए यहाँ पर आयोटा के बहुत सारे वैल्यू दिए गए हैं इसको सॉल्व करना है। अब बच्चे आप तो जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है और आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आयोटा का पावर 6 को हम लिख सकते हैं i⁴ इंटू आई का स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 7 को i का पावर 4 इंटू आई का क्यूब लिख सकते हैं नीचे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1 और आयोटा क्यूब का मतलब क्या हो जाता है माइनस आयोटा। अब देखिए ये और ये तो खत्म हो गया ये और ये भी खत्म हो गया। आयोटा 4 का मतलब होता है 1 यानी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -1 आयोटा 4 भी 1 यानी कि माइनस आयोटा बटे में माइनस आयोटा। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा बटे में आयोटा। अब आप इसे रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज किससे करेंगे यहाँ भी आयोटा यहाँ भी आयोटा से आयोटा से रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। क्या आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर नीचे में भी क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो क्या बचा आयोटा और आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और नीचे में भी हो गया -1। अब हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कितना में है 1 माइनस आयोटा और ये है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी में 1 माइनस आयोटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आयोटा। बस क्या कर देना है
3 + 2 आयोटा को 1/3 + 2 आयोटा तो लिख सकते हैं। इसे आप रेशनलाइज कर दीजिए, 3 - 2 आयोटा बटे में 3 - 2 आयोटा। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 आयोटा अपन क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा और 9 - 4 आयोटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा बटे में 9 आयोटा स्क्वायर मतलब हो गया -1 यानी कि 9 + 4 यानी क्या हो गया 3 - 2 आयोटा अपॉन 13। इसे आप बाई पार्ट कर दीजिए। बाई पार्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3/13 - 2/13 आयोटा, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी में 3/13 - 2/13 आयोटा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मॉडुलस ऑफ -1 - आयोटा √3। जब बच्चे आपको याद है कि जब हम लोग मॉडुलस को फाइंड आउट करते थे तो फार्मूला यूज करते हैं a² + b² का। यहाँ भी हम वही कंडीशन का यूज करने वाले हैं, यानी कि a² + b² का, यानी -1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 4 यानी कि 2। तो मॉडुलस कितना आ गया 2, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड x एंड y इफ 3x - 2 आयोटा y इंटू 2 + आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 + आयोटा। बच्चे इसे बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना होता है। पहले हम इसे a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लेते हैं। पहले 2 + आयोटा स्क्वायर को ही हम ब्रेक कर लेते हैं। देखते हैं क्या आता है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर क्या होगा 2ab यानी कि 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा -1। यानी मुझे 3x - 2 आयोटा y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 + 4 आयोटा -1 से। तो 4 - 1 यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 3। तो 3x - 2 आयोटा y और 4 - 1 यानी 3 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को पता करना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3x - 2 आयोटा y प्लस 4 आयोटा इंटू 3x - 2 आयोटा y। कितना हो जाएगा 9x और यहाँ -6 आयोटा y और कितना हो जाएगा प्लस 12x आयोटा -4 दूना 8 आयोटा स्क्वायर और इक्वल टू आपका उधर मिलेगा ही, इक्वल टू क्या है 10 + 10 आयोटा। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 9x + 8y और आयोटा हम कॉमन कर दें तो 12x - 6y इक्वल टू 10 + 10 आयोटा। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 9x + 8y इज इक्वल टू 10 और 12x - 6y इज इक्वल टू 10। देखिए अब इसे हमें आगे सॉल्व करना होगा। हम क्या करते हैं, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। x से इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 36x और इसका हो जाएगा 32y और ये 40 और 30 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 36x + 32y और इधर हो जाएगा नीचे में 36x + 18y इक्वल टू यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये दो खत्म हो गए और यहाँ एक मिनट अच्छा सॉरी यहाँ माइनस था तो यह प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ हमारा मिल जाएगा 50y इज इक्वल टू 10, जो कि हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/5 और y के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो 12x = 10 + 6/5। जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 12x इज इक्वल टू 56/5 यानी कि कितना हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 56 यानी कि x बिकम 56/60। इसे हम चाहे तो काट देते हैं, कितना बार में हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 15, जो कि हमारा x का जो वैल्यू आया वह कितना आया 14/15 और y की वैल्यू आ गई 1/5। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 14/15 और y की वैल्यू आ गई 1/5, यानी कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि x = 14/15 और y = 1/5। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बच्चे एक बात को याद रखेंगे, -1 क्या है, तो -1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है। अब देखेंगे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग इसका जो हम स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, 1 आयोटा प्लस और आयोटा माइनस। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सॉल्व 3x प्लस 5 एंड x माइनस 7। देखेंगे 3x प्लस 5 लेस देन x माइनस 7 को जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, देखेंगे तो 3x प्लस 5 अगर हम x माइनस 7 लेस देन हो गया तो 3x और माइनस x करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं -7 माइनस 5, क्या हो जाएगा 2x माइनस 12। दैट मीन्स कि x इज लेस देन क्या आ गया -6। तो मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेस देन -6। अब देखिए कहाँ है लेस देन -6, तो लेस देन -6 आपके क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ 1/8 प्लस 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 का फैक्टोरियल। अच्छा बच्चे, हम यहाँ पर फैक्टोरियल यहाँ पर इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्या मिलेगा, देखेंगे फैक्टोरियल 10 और यहाँ क्या मिलेगा 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास क्या होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x। अब फैक्टोरियल 10 है तो आप तो जानते हैं ना फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हो, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे में भी है फैक्टोरियल 9 इक्वल टू एक्स। इसको इससे काट दिए, क्या आया 90 प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है NP4 इज इक्वल टू 12 NP2 फाइंड n। बच्चे यहाँ आप जानते हैं NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 गुना फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखेंगे तो अब मेरे पास क्या बचा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब n माइनस 2 हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये और ये कैंसिल हो गया। अब n माइनस 2 और n माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर और n स्क्वायर फिर 3n और 2n माइनस 5n 3 दूना 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 12। हमारा आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल पार्ट को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ हम ले सकते हैं ना -3n प्लस 2n, यानी कि n माइनस 6 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो गई 6 और एक आ गई -1। ये तो निगेटिव है, निगेटिव तो हम लेंगे नहीं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 6, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 6। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। देखेंगे बच्चे, अब आप देखेंगे रोज में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं और मुझे परमुटेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला बार में तो 4 यहाँ भर देंगे, इसमें 3 तरीके, इसमें 2 तरीके से, इसमें एक तरीके से भरेंगे ना, इसे 4 वे 3 वे 2 वे। इनका परमुटेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 या 12 दूनी का 24, तो 24 वेज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में भी हम लोग बनाए थे। NC8 इक्वल टू NC2, जब भी ऊपर में n रहो और ऊपर में दोनों n बराबर हो जाए तो नीचे की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 10। अब पूछ रहे हैं NC2, n के जगह पर 10C2 निकालना है, 10C2 निकालना है, तो 10C2 निकालना है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। फैक्टोरियल 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन
फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, यहाँ से 5 यानी कि कितना आ गया 45, कितना हो जाएगा 45। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 45। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है उसका हमको एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है ना। देखिए आपको बच्चे याद रखिए, जैसे एक सवाल आप हम देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कितने टर्म होंगे, तो यह तो जानते हैं ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 2 3 टर्म हुए, यानी कि जितना पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। तो पावर अब यहाँ सवाल में कितना पावर है, सवाल में आपके पास 9 पावर है, तो एक पद कितना हो जाएगा 9 और 1 10, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2x स्क्वायर का पावर 7। अब देखिए बच्चे, हम लोग पिछला बार भी फार्मूला पढ़े थे, तो टी आर प्लस 1 के हिसाब से चलेंगे तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर r 7c r, 7 तो पावर ही आपको मालूम ही है, x तो x में 7 माइनस 4 पावर में चला गया, और फिर क्या है 2x का पावर 2r, 2x का यहाँ पर स्क्वायर है, पावर ऊपर में चला गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को, -7 नहीं होगा, +7 माइनस r प्लस 2r इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमें मिला r इज इक्वल टू 10 माइनस 7, यानी कि r की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब r की वैल्यू को हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या मिलेगा -1 का क्यूब, फिर क्या मिला 7c3 x टू द पावर 7 माइनस 3 यानी कि 4, 2x स्क्वायर का पावर मुझे कितना मिला 3। अब देखना है हमें किसका टर्म निकालना है, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं x टू द पावर 10 का। अब थोड़ा सा इसे हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ था 2x स्क्वायर यानी कि 3 दूने का 6, और यहाँ फिर था 4, 6 और 4 10, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिला 7c3 8x टू द पावर 10, और मुझे 8x टू द पावर 10 का चाहिए, तो मेरा क्या रिजल्ट मिल गया 8, और माइनस था ना, माइनस था, हाँ माइनस था 8 7c3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी में है -8 7c3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये जो एक्सपेंशन है इसका हमें मिडिल टर्म फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर n कितनी दिया गया है 12 दिया गया है, 12 यानी कि यह कौन सा नंबर है इवन नंबर है, और आप तो जानते हैं इवन नंबर के लिए n/2 + 1 1th टर्म लेते हैं, यानी कि 12/2 + 1 यानी कि 7th टर्म। हमें 7th वाला टर्म की फाइंड आउट करनी होगी, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है टी आर प्लस n का NCR आप जानते हैं ना, a के पावर n माइनस r b के पावर r, ये तो कंडीशन ही होता है। हमारे पास क्या है T7 चाहिए, तो T7 को हम तो T6 + 1 तो लिख ही सकते हैं ना, इसका मतलब है इसे ही 12c6 तो लिख सकते हैं, 6 समझ रहे हैं ना, x टू द पावर 6, और अगला टर्म क्या है -1/2x का पावर क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखेंगे 12c6 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपन फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 x टू द पावर 6 इंटू 1/64 x टू द पावर 6, ये और एक तो खत्म हो गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। तो फैक्टोरियल 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 12 9 क्यों लिखा गया, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 बटा में फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 6, ये कट गया, और 1/64 भी था। फैक्टोरियल 6 इसे हम कर सकते हैं ना 6 × 5 × 4 × 3 × 2, सबसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चे, और सॉल्व करने के बाद सिर्फ वो मल्टीप्लाई है, आप आसानी से उसे चाहेंगे तो उसे ब्रेक करके और फिर देखेंगे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस हुज 7th and 12th टर्म्स आर 34 and 64 रिस्पेक्टिवली। अब देखेंगे 7 टर्म यानी A7 दिया हुआ है, तो A7 का मतलब क्या है A + 6D, और A + 6D की वैल्यू कितनी दी गई 34 दी गई है, और A12 टर्म दिया हुआ है, A12 का मतलब A + 11D कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास -5D इज इक्वल टू क्या मिल गया -30, यानी D की वैल्यू कितनी मिल गई 6, D की वैल्यू कितनी मिल गई, D की वैल्यू हो गई 6।
डी की वैल्यू हो गई 6। अब डी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 34। तो a इक्वल टू क्या हो गया 34 माइनस 36 जो कि हमारा मिला -2। तो a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू मिल गई 6। अब हमसे पूछ रहा है 10th टर्म, तो a 10 मतलब क्या मिलेगा a प्लस 9d, और a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, तो -2 प्लस 54 क्या मिलेगा 52। तो हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है टू 20th टर्म, हमें 20 टर्म का जो नंबर दिया हुआ है उसका सम निकालना है। तो हम S20 के फाइंड आउट करने वाले हैं 99। अब देखें आपका SN का फॉर्मूला तो मालूम है ना, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 20/2 2a, a का मतलब 99 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है -4 है, मल्टीप्लाई करना ही है। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 198 और 20 माइनस 1 हो गया 19 और 4 यानी कि -76। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू इसको 8 2 6 यानी कि 122, आंसर आ जाएगा 12 2 0। तो जो कि हमारा ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए 1 2 2 0। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ x + 2 3x एंड 4x + 1 आर इन AP। अब देखेंगे बच्चे कि when 3 टर्म्स a b एंड c आर इन AP, इसका मतलब क्या होता है 2b = a + c। अब बस इसी को आप रखिए और वैल्यू को आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है x + 2 फिर है 3x फिर क्या है 4x + 1 है। इसका मतलब क्या है 2b 2 × 3x इज इक्वल टू x + 2 + 4x + 1। सॉल्व कर लीजिए क्या हो रहा है 6x = 5x + 3 यानी कि 6x - 5x, x बिकम्स क्या मिला x बिकम्स 3, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी में है x = 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 27। जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ए बी लिख दीजिए, यानी कि पहला नंबर 3 × 27 कितना हो गया 81, और 81 किसका होता है 9 का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए फट से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2, यानी r = क्या दिया हुआ है 2 और 8। अब देखिए बच्चे आपको मालूम है ना ARn-1 वाला कंडीशन फार्मूला ही होता है जीपी के अंदर, तो a 2r हो गया और पावर मतलब जो भी दिया हुआ है n-1 यानी 8 - 1 करेंगे, और a8 की वैल्यू कितनी दी गई है 192, तो क्या हो जाएगा a 2 के पावर 7। तो इसको हम a1 समझ लेते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी मिल गई, a1 की वैल्यू मिल गई 192/2 a1 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए आपसे निकालने के लिए क्या कहा है, आपसे निकालने के लिए कहा है a12 को हम लिख सकते हैं a1 r का पावर 12 - 1। अब देखेंगे, अब इसको ध्यान से समझिएगा a1 की वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है 192/2 और r कितना है हमारे पास 2, 12 में से 1 यानी कि 11। अब देखिए 2 के पावर 7 तो यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर 4 बचेगा, यानी कि हमें a12 निकालना है तो क्या करना होगा 192 × 2 यानी 192 × 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 7 0 3 3072 आपका ऑप्शन नंबर 3072। अच्छा ये नहीं है, अच्छा उसे आप ब्रेक भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power 1024 आ जाएगा, और इसका 3 हाँ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 3 × 2 to the power 10। आप देखिए हमारा आया था 3072, आप उसे फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करके भी आप वैल्यू ला सकते हैं। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है मस्ट बी टेकन 5 1 1। तो पहले हम r फाइंड आउट कर लेते हैं, r कितना है 2/1 लिख देंगे, आपको तो मालूम है a2/a1 कर लेते हैं, और a कितना हो गया पहला टर्म, यानी पहला टर्म क्या है 1 है। और हमको क्या निकालना है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, यहाँ पर समेशन दिया हुआ है और मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो आप जीपी के फॉर्म में आपको फार्मूला मालूम है ना a × 1 - r का पावर n/1 - r, ये तो हम लोग SN जीपी के लिए निकालते हैं। अब देखिए वहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है सभी का समेशन 5 1 1
तो 1 माइनस और r हमने निकालना है 2, तो 2 टू द पावर n 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 511 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 1 1 हो गया, यानी कि इसको हम पीछे चेंज कर दें, माइनस को कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। अब इसे हम इधर करेंगे तो माइनस बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 512 इक्वल टू 2 टू पावर n। अब 512 किसका वर्गमूल होता है 2 के पावर 9 का हो जाता है, 2 के पावर 9 यानी ये कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपका 9। तो आपके क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3, -2 एंड 7, -2। यहाँ पर आपके पास दो को पॉइंट दिया हुआ है। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट है x1, y1 और x1, y1 दिया हुआ है 3, -2 और अगला पॉइंट है x2, y2, तो x2, y2 दिया हुआ है 7, -2। अब देखिए स्लोप निकालने का बच्चे आपको फार्मूला मालूम है, स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का लिए आपको फार्मूला मालूम है y2 - y1 अपन x2 - x1। अब हम y2 और y1 और x2 और x1 के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या था -2 + 2 7 - 3, तो ये तो कट के क्या हो गया 0/4 और 0/4 मतलब क्या मिलेगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, तो x इंटरसेप्ट है आपके पास -3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आप जानते हैं x/a होता है, यानी कि x इंटरसेप्ट दैट मीन्स -3 और y बटे जो y का इंटरसेप्ट है यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करो, बात हो गई आंसर। यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 35 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, जो पॉइंट दिया गया है ऑफ द लाइन। देखिए बच्चे जब भी परपेंडिकुलर फाइंड द लेंथ प्राप्त करना हो और परपेंडिकुलर कंडीशन दिया हो तो आपको बताए थे कि इसका डी या एल जो भी आप लेना चाहेंगे तो सबका आप मॉडुलस लगाइए या ताकि वो पॉजिटिव बना रहे, ax + by + c √a² + b² a² + b² बताए थे ना, बस इसी को आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ आपके पास क्या है 4x + 3y + 16, x के जगह पर 2 है, y के जगह पर क्या है -3 है, तो 4x x के जगह पर 2 कर देंगे +3, y के जगह पर क्या कर देंगे -3 + 16 अपन √a² + b², यानी कि 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखते हैं इसको सॉल्व करके। सॉल्व करेंगे तो 4 दूना का हो जाएगा 8 -9 + 16 अपन √16 + 9 कितना हो जाएगा 16 4 20 16 और 8 हो गया 24, 24 में से 9 गया 15 और 16 और 9 25, 25 किसका होता है 5 का यानी कि 3। तो हमारा आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 3। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज 0,1। आपको मालूम है ना बच्चे कि सर्कल के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं x - h² + y - k² इज इक्वल टू r²। अब देखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या है x - h के जगह पर कौन सा पॉइंट है 0 का स्क्वायर + y - k यानी कि 1 का स्क्वायर और r हमारे पास रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा रिजल्ट x² + y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, जो कि हमारे 37 का ऑप्शन नंबर बी में है, 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट 5, -3 एंड 3, -1। अब देखिए उस यहाँ पर एक व्यास दिया हुआ है, एक पॉइंट है बच्चे इसका 5, -3 और एक पॉइंट है दिया हुआ 3, 1 और इसका सेंटर पूछ रहे हैं। तो सेंटर तो आप जानते हैं सेंटर कहाँ हो जाता है मिडिल टर्म में हो जाता है, और डायमीटर की भी बात किया हुआ है तो मिडिल तो डेफिनेटली होगा। और जब मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट निकालना है, सेंटर तो बोल रहा है तो सिंपल क्या करना चाहिए जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो x1 + x2 यानी 5 + 3/2 और -3 -1 अपन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, नहीं प्लस हो जाएगा ना -3 + 1/2 कितना हो जाएगा 5 और 3 8/2 यानी कि 4 और -2/1 यानी कि 4, -1 तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 4, -1।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का है फाइंड द फोकस ऑफ द पाराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तो आप तो जानते हैं इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसी पर हम इसको कंपेरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y दिया हुआ है, तो हम चाहें तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू y, ताकि मुझे a मिल जाए, क्योंकि हम फोकस का जानते हैं। फोकस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 0, a होता है पाराबोला की कंडीशन में। तो 0, a और a की जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो हमारा सीरियस आंसर हो गया 0, 4। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 0, 4। तो 39 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 50 तक का क्वेश्चन है, ओके चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1। आप तो जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 169 किसका है 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 144 किसका है 12 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तो ये समझ गए। अब इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सी बाई ए। अब C कैसे निकालते हैं, तो C इक्वल टू आपको जानना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं फॉर्मूला है, अब हम आराम से C इक्वल टू ए स्क्वायर, ए मतलब 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होगा 144, दोनों को घटा देंगे कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5, यानी C की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब हम आराम से इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि इसेंट्रिसिटी C इक्वल टू क्या होता है C बाई ए, और C की वैल्यू कितना है मेरे पास 5 और A की वैल्यू कितनी निकाल रखा है मैंने 13, तो मेरा आंसर हो गया 5/13। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5/13। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का है फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6। आपको लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, आप तो जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। तो हम क्या करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 है, हम उधर क्या करते हैं इधर 6 ले आते हैं, यहाँ 6 यहाँ पर क्या कर देते हैं 1, यहाँ कट जाएगा, ये कितना बार में 3 बार में, ये कितना बार में 2 बार में। अब चूंकि हमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की तरह लाना है, तो 3 को हम √3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई √3 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर बटे √2 का होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1। अब देखें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिल गया, मुझे ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए आप जानते हैं लेटेस्ट रेक्टम जो आपको निकालना है, तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बटा में a। 2b स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर और a कितना हो जाएगा आपके पास, a है आपके पास √3, ये कितना हो जाएगा, ओ नहीं b का वैल्यू, सॉरी बच्चे, b का जो वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हुआ है और नीचे में √3 दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 अपॉन √3, यानी कि क्या मिलेगा 4/√3, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन 4/√3, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है लिमिट, देखिए बच्चे एक लिमिट के लिए आप कंडीशन को याद रखिएगा, लिमिट जब x टेंड्स टू 0 हो जाए और x के पावर n-1 अपॉन x रहे तो उसको सीधे सीधे लिखिएगा सिर्फ n। यहाँ भी वही हाल आप करिएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, 1 प्लस x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 अपॉन में x, तो ये उसी की तरह लग रहा है ना, x के पावर n-1/x, तो बस क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1/2। यह एकदम हल्का फार्मूला है, यूज केवल आप थोड़ा सा याद कर लीजिए फार्मूला, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/2। बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बटे साइन 7x। अब देखेंगे ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब साइन 4x है तो आप जानते हैं कि साइन x बटा x, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। तो अब यहाँ भी हम लोग वही हाल करने वाले हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन 4x अपॉन 4x इंटू 4x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और फिर नीचे में मेरे पास क्या है साइन 7x, तो यहाँ भी हम वही हाल कर सकते हैं 7x अपॉन 7x इंटू फिर से 7x, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, ये भी वैल्यू 1 हो गया, तो मेरा क्या मिला, मेरा क्या मिल गया, तो मेरा मिला 4x और 7x। हम इसको लिमिट से पहले ही बाहर, इससे ज़्यादा अच्छा है बच्चे इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जैसे अगर ऐसा सवाल आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ध्यान से समझेंगे, साइन ax
बटे में साइन बी एक्स, ऐसा रहे तो सीधे सीधे इसका कंडीशन क्या होता है, ए बाई बी। तो ऐसे भी आप चाहेंगे ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 7, तो 4/7। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4/7। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 का रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड एफ डैश 0। तो एफ एक्स साइन एक्स दिया है, तो बोल रहा है डैश मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब कह रहा है कि नहीं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करके एक्स के जगह पर क्या रख दीजिए 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, डी होगा यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। 45 कह रहा है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए बच्चे, ऐसे सवाल में आप लोग जनरली डर जाते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टी का स्क्वायर हो जाएगा। और आप देखेंगे y इक्वल टू जब टी स्क्वायर होगा, y इक्वल टू टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और t इक्वल टू कॉस टी तो है ही हमारे पास। अब देखें, आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन में x के पावर n का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, n(x(n-1)। तो यहाँ भी हम t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2t मिलेगा ना, क्योंकि टी स्क्वायर है तो ये आगे आ जाएगा, पावर में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू 2t, और dt अपॉन dx जो कि हम लोग cos x के संदर्भ में लिए थे, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। अब क्या करेंगे कि हमें y का निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये और ये कट गया, और ऐसे काटने क्या है तो भी dy बाई डी एक्स, लेकिन dy बाई डी टी का वैल्यू कितना आया है, dy बाई डी टी का वैल्यू आ गया था हमारे पास 2t, तो 2 और t के जगह पर हम क्या रख देंगे, cos x, और इसका आया था साइन एक्स, लेकिन माइनस लगा करके, तो माइनस आगे कर दिए, तो -2 cos x साइन एक्स। अब देखिए आपका -2 cos x साइन एक्स नहीं होगा फार्मूला के अंदर आंसर में, तो हाँ आप जानते हैं कि 2 cos इंटू साइन में का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन 2a, और माइनस पहले से था, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इफ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चेंज दैट इट विल कंटेन 53 संडे। अब बच्चे ए लीप ईयर है 366 डेज, ये तो आप जानते हैं, ना कहें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं 52 वीक्स होते हैं, है ना, या अब 52 6 और साथ ही साथ क्या होते हैं, एंड 2 ऑड डेज होते हैं, 2 अन्य दिन होते हैं। अब ये ऑड डेज कौन सा, माने 2 अतिरिक्त दिन भी होते हैं। अब ये 2 अतिरिक्त कौन कौन दिन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, क्योंकि अगर सप्ताह 52 सप्ताह हमारा रविवार को खत्म होता है तो अगला 2 दिन संडे और मंडे हो सकता है, या मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे और संडे भी हो सकता है। यानी कितने आपको कंडीशन पॉसिबिलिटी कितनी दिखी, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी दिखी वो 2 दिन के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7 ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2/7। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है पी ए इक्वल टू 3/b, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। बच्चे आपको मालूम है ए यूनियन बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4। सॉल्व करिए, 24 एलसीएम आएगा, कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 माइनस 6, यानी कितना हो गया 8 17, यानी कि 11/24। 11/24 तो आपके ऑप्शन में है 11/24, ये 47 का ऑप्शन नंबर बी में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है पी ए इक्वल टू 2/11 फाइंड पी ए डैश। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इवेंट का और ना घटे इवेंट का, तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। बस यही हाल यहाँ भी करना है। तो P ऑफ ए 2/11 दिया हुआ है और P ए डैश पूछ रहा है, तो 1 माइनस 2/11 करिए, क्या हो जाएगा 11, यहाँ एलसीएम होगा 11 माइनस 2 यानी कि 9/11। 9/11 जो कि 48 का
ऑप्शन नंबर सी में है 9/11। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द मीन ऑफ नंबर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत ही अच्छा है। 4 + 7 + 2 + 8 + 6 + a अपॉन, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 6, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7। सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सर कितना आ गया 27 + a और 7 × 6 = 42, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 42 - 27, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। a की वैल्यू आ गई 15, जो कि हमारे ऑप्शन 49 का ऑप्शन नंबर सी में है 15। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है इफ P इट इज कोल्ड Q सच दैट इट इज रेनिंग, फाइंड P और Y। देखिए बच्चे, यहाँ पर ये जो सिंबल होता है ये और का सिंबल होता है ना, तो और को आप कैसे लिखते हैं? इसका मतलब होता है कि P इज ट्रू आइदर Q इज ट्रू। P सही हो सकता है या Q सही हो सकता है, तो इसके और लगाना है। तो आप कैसे लिखेंगे? इट इज कोल्ड और इट इज रेनिंग। इट इज कोल्ड और इट इज रेनिंग। तो देखिए तो कहाँ लिखा हुआ ऐसा, इट इज कोल्ड और इट इज रेनिंग आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, 50 का ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हमने 2019 के सेट को सॉल्व किया। आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। तब तक के लिए सभी को बाय।